Good morning, student. Welcome to once again online classes for Sankarlal Agrawal Junior College of Science सालेकसा। इस चैप्टर में इस वीडियो में हमको इस चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ना है। पुराना नोट्स दिखाई देगा आपको, लेकिन ये है वही पुराना चैप्टर जो आज पहले से शिफ्ट होकर 3rd नंबर पर चला गया है, जिसका नाम है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। फर्स्ट आते हैं हम इंट्रोडक्शन की ओर, मतलब जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है। हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज़म को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे हमने 2 चैप्टर देखे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर प्लांट से रिलेटेड है और दूसरा चैप्टर ह्यूमन से रिलेटेड है। हम दोनों चैप्टर में देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन यानी होता क्या है। मतलब एनिमल हो या प्लांट्स हो, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को अपने अपने तरीके से पैदा करते हैं। वो असेक्चुअली और सेक्चुअली दोनों तरह से होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्चुअली, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट हायर ऑर्गेनिज्म दे आर प्रोड्यूस सेक्चुअली एंड असेक्चुअली बोथ। दे ट्रांसमिटेड देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द प्रोजेनी। इसका मतलब होता है कि जैसा पेरेंट्स में इंफॉर्मेशन होगा जेनेटिकली, अब जेनेटिक मतलब मैं अभी एक लोकल वर्ड इस्तेमाल कर, अनुवंश जिसको कहते हैं, वैसे ही वो ट्रांसमिट हो जाएगा उसके अगली पीढ़ी में। ये बड़ा कॉमन सा है और नेचर में पाया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ हैव देयर यूनिक डीएनए सीक्वेंस। हर ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनके यूनिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो उसको उसकी आइडेंटिटी दिलाते हैं। अब अगर आते हैं हम मीन्स, अगर देखें तो हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा, लाइक बिगेट लाइक्स, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। ये होता कैसे है? दिस टर्म जेनेटिक वाज फर्स्ट गिवन बाय द विलियम बेटसन इन 1906। अब हम आते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि ये है क्या जेनेटिक्स। हमारे है जेनेटिक्स को और देख रहे हैं, पहला ऊपर में जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड कॉज ऑफ वेरिएशन। अब इसका मतलब समझ लो, जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है, वो स्टडी करती किसकी? हेरिडिटी और वेरिएशन की। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, और हर ऑर्गेनिज्म में पाए गए वेरिएशन मतलब बदलाव को। यही है इसकी एक मार्क की डेफिनेशन, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होगा, है ना? तो इसकी डेफिनेशन भी दिया है हमने अलग से। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जाने को, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स, इसको ट्रेट भी हम बाकी टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, called as heredity. The term heredity was first up defined by or used terminology was Spencer. इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले बार इस्तेमाल किए थे। अब वेरिएशन क्या होता है? जैसे हमने जेनेटिक्स में पढ़ा कि हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हेरिडिटी समझ में आ गया कि कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, उसको हम कहते हैं अनुवांशिकता को हेरिडिटी। अब वेरिएशन माने क्या? बदलाव, विविधता, वैरायटी, वेरिएशन। जब एक सीधा एग्जाम्पल अब मैं लेता हूँ कि जब हम देखते हैं हमारे घर में अगर 1 या 2 या 10-15 बच्चे हो एक ही माता पिता के, तो देखते हैं कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप का ही है, लेकिन हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है। भले ही एक ही माता पिता संतान है, 2 भाई है, 2 बहना है, या 10 बहना है, या 10-15 बच्चे हैं, हर एक बच्चा अलग होता है। इसी को हम कहते हैं विविधता, और इसको हम साइंस में कहते हैं वेरिएशन। बदलाव कैसे आता है? दिस वेरिएशन इज डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। माता पिता के जैसे ही दिखते, लेकिन माता पिता किसी सेम नहीं होते हैं, उनके कैरेक्टर होते हैं। एक बच्चे में माता और पिता, मदर एंड फादर के दोनों के मिली जुली का कैरेक्टर नजर आते हैं। कभी कभी नाक पिताजी कैसे होता है तो कान माता जी के जैसे होता है, तो इसको वेरिएशन कहेंगे। वेरिएशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये वेरिएशन नए प्रजाति को पैदा करने में मदद करता है। इसीलिए तो आज धरती पर किस्म किस्म के
ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो आप देखते हैं कई प्रकार के ह्यूमन्स होते हैं। ह्यूमन मतलब साइज में देखेंगे हम, जैसे हम अगर लाइक जापान के लोग देखते हैं तो अलग होते हैं, हाइट कम, नाक चपटी, बाल सीधे, वेरिएशन। इंडिया में देखो तो वेरिएशन मिलेगा आपको। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार की प्रजाति ही है, निग्रो और वाइट एंड ब्लैक वाले, निग्रो जिसको कहते हैं। तो ये इसको वेरिएशन मतलब ये प्रजाति को नए आयाम तक ले जाने के लिए मदद करता है। Continuation variation found in the generation after generation, million of generation offspring become different from the ancestor. अगर आप देखेंगे वेरिएशन जब होता है तब वह बहुत सालों बाद या बहुत जनरेशन के बाद नई प्रजाति पैदा कर देता है। दिस इज कॉल्ड द स्पेशिएशन, इसको ही स्पेशिएशन कहते हैं। देखते हैं ना आप आम खाए होंगे, धूपकाली में भी गया होगा, सीजन है ना, तरह तरह के आम दिखे, बैगन फली, तोता फली, अपना दशहरा होता है, केसरी होता है, ये क्या है, सभी आम ही है ना, लेकिन सबके वैरायटी है अलग अलग, इसको ही हम कहते हैं स्पेशिएशन। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पैदा हो जाती है, वो भी समय के साथ, बहुत समय के साथ में, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो मतलब हम समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे एक जीव दूसरे जीव को पैदा करता है और वह जीव के कैरेक्टर, एक जनरेशन के कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में जाते हैं और जाने के बाद कुछ जनरेशन पर जनरेशन के बाद उसमें वैरायटी या विविधता या वेरिएशन नज़र आता है। ये सारी बातें सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक हो गए थे जिसका नाम है ग्रिगोर जोहान मेंडल, जो दुनिया के या बायोलॉजी के पहला व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बिना माइक्रोस्कोप के, बिना कुछ के, बिना एक्सपेरिमेंट के, जिनको पता भी नहीं था कि सेल होता है, इनको ये नहीं पता था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इनको ये भी पता नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और इनको ये भी पता नहीं था कि क्रोमोसोम के में डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने खोजा था। अब ये इसीलिए तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी वर्ड दिया है, आपके इसमें दिया है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स मीन्स कि क्या, कि इनमें वो बदलाव आते हैं और ये बदलाव अपने आप आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ये मर भी गए इनके बाद में, इनके इसी कंटिन्यू को मेंडलिज्म भी कहा गया है। He was the one of the first scientists who discovered the or explanation regarding the inheritance. इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताया। लेकिन अब सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट को सबसे पहले आप लोग पागल कहा जाता है, तो इनको भी कहा गया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक सादे से एक पेड़ पर किया जिसका नाम है पिजियम सटाइवम ने गार्डन पी प्लांट। क्या कहा उसको, गार्डन पी प्लांट, जो सिंपल सा पेड़ होता है गार्डन पी प्लांट का, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने तरह तरह के कंसेप्ट रखे। ये कंसेप्ट इन्होंने करने के बाद इन्होंने तरह तरह के 3 स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं 3 लॉ रखे जो आज भी माने जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया है, इसीलिए मेंडल्स लॉ, इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म को बढ़ावा दिया गया। मतलब उनके मरने के बाद भी उनकी इन कंसेप्ट को पढ़ा गया और माना जाता है। इन्होंने ये प्लांट मतलब गार्डन पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है पिजियम सटाइवम, इस प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अलग अलग थियरीज रखी। इन्होंने देखा कि एक कुछ ना कुछ है, उनको पता नहीं था ना कि उनको जीन होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, इनको पता नहीं था। उन्होंने कंसेप्ट रखा कि कुछ तो भी है जो इन हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर, कि तत्व कुछ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उन्होंने कंसेप्ट रखा था। दिस फैक्टर बाय मेंडल्स आफ्टर द डिस्कवरी known as gene and gene word given by the जॉनसन। जॉनसन ने पहली बार मेंडल के फैक्टर को टर्म वर्क किया है बहुत सालों बाद, जिसको कहा गया जीन प्रेजेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम अरेंजमेंट दे हैव गिवन बाय द मॉर्गन, TH मॉर्गन, इन द थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज में इन्होंने रिप्रेजेंट किया, किसके, मेंडल्स के ही।
These terminology of locus or chromosome which represent the sequence of gene which represent for particular character, ये सब कुछ बताया उस फैक्टर को, मेंडल्स के फैक्टर को, जो सीक्वेंस है जिनके ऊपर या क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, टुकड़ा है जो एक तरह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपेरिमेंट चलता गया है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन निकाला गया, जिसको आप पुराने सिलेबस में था सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन। नेचुरल सिस्ट्रॉन, रिकॉम्बिनेशन रिकॉन एंड म्यूटॉन, म्यूटेशन हुआ जीन, जिसके 3 नाम गए थे, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन्स। अब आते हैं हम जॉन मेंडल की ओर, जिनका जन्म 1822 और मृत्यु 1884 में, बहुत जल्दी मर गए बेचारे। ये बॉर्न हुए 22 जुलाई 1822 इन द छोटे से गांव में जिसका नाम है हेनरिचड्रॉर्फ गांव में। ये छोटे से एक पुअर फार्मर में ऑस्ट्रियन में पैदा हुए और पढ़ते गए, धीरे धीरे उन्हें पढ़ाई की। ये मॉन्क के या एक धर्म प्रवक्ता के नाम से भी जाने जाते थे। उसके बाद ये इन्होंने ग्रेजुएट किया, फिलोसोफर हुए, तत्ववेत्ता हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टमिज में 1834 में। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ये ज्वाइन किया उन्होंने, एंड इन 1854 में ही ज्वाइन द ब्रून मॉडर्न स्कूल एज अ टीचर ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ एंड नेचुरल साइंस। इन्होंने फिर स्टडी करने के बाद ही बिगिन द एक्सपेरिमेंट। इनका रुझान बढ़ा, टीचर तो थे ही, मैथमेटिक्स के टीचर थे, लेकिन इनका रुझान अब खेती, क्योंकि बच्चे एक फार्मर के थे, इन्होंने इनकी रुझान खेती के तरफ बढ़ा और उन्होंने कुछ खेती करते करते उनको कुछ डिफरेंस नज़र आए, जिसे अमूमन आप देखते हैं कि ये क्या है, कैसा है, उनकी जिज्ञासा बढ़ी। एंड ही स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ऑफ गार्डन पी प्लांट इन 1856। प्लांट तो बता चुका हूँ आपको मैंने, पिज़ियम सटाइवम। इन्होंने इस प्लांट पर लगभग 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। आज बच्चों को बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो 2 घंटे में उब जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने 8 साल अपनी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट पर दिए और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा उनका, और उनके जीवन का काफ़ी अच्छा मूल्य भी उस एक्सपेरिमेंट पे दिया गया। These experiment was totally planned and experimental in the plant hybridization के एक नाम के, जिसको हम पेपर कहते हैं साइंस की भाषा में, इन्होंने मीटिंग में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रून के अंदर में 1865 में रिप्रेजेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने देखा कि जो उन्होंने थॉट्स रखे और वो पब्लिश भी हुए जर्नल में, देखेंगे आप यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1866। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब देखा कि एक्सपेरिमेंट माना गया, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को पूछा नहीं गया, मतलब उनको तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो उनकी डेथ हो गई, आफ्टर 35 ईयर, देखेंगे क्या, आफ्टर 35 ईयर उनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया गया और 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो वेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड स्टीमार्क, इन 3 साइंटिस्ट ने उनके मरने के बाद में इनके इस नेचुरल जो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इनका पब्लिश हुआ था, उनको खोजा, निकाला, उनके पुराने दस्तावेज निकाले और उनके इस एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने फिर से स्टडी किया और दुनिया को फिर से उनके बारे में बताया। तब तक, क्योंकि ये 1900 की बात है, तब तक के माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी और माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद लोगों को ये समझने लगा था कि मेंडल्स वाज राइट। उन्होंने जो तथ्य बताए थे, पोस्टुलेट रखे थे, वो सही थे और उनको उन्होंने नाम दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने किया।
अब ये उन्होंने किया कैसे? उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स चूज़ किया, कौन सा? पिजियम सटाइवम गार्डन पी प्लांट, और उन्होंने 7 कैरेक्टर उस प्लांट के चूज़ कर लिए। अब 7 प्लांट कौन से, पार्ट कौन से? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने चीज़ किए, जो कैरेक्टर उन्होंने पेड़ में देखे और उन्होंने समझा। पहला, पेड़ कैसा है? पेड़ कैसा है मतलब प्लांट स्मॉल है या टॉल है। उसके शार्क लिविंग कैसी है? उन्होंने ये भी देखा था कि उनके पैदावार, जैसे अंदर मटर के झाड़ उनमें 3 से 4 महीने में निकल जाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट उन्होंने रखे और उन्होंने 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया। जैसे कैसे? प्लांट की हाइट क्या है, पेड़ों पे फूल कहाँ लगता है। आपके बुक में 18 डायग्राम बना हुआ है, आपकी जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है वहाँ पे देखेंगे आप 7 डायग्राम कलर बने हुए हैं, लाइन लाइन से रखे 7 कैरेक्टर। अब बुक जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो हाइट कैसी है, फूल कहाँ लगते हैं, उसके बाद फली का छिलका कैसे है, स्मूथ है या रिंकल्ड है, बीज कैसे बनते हैं, चिकने हैं या खुरदरे हैं, बीज का कलर हरा है या पीला है, फूल का कलर कैसे है, सफ़ेद है या बैंगनी है। ऐसे तरह तरह के 7 कैरेक्टर उन्होंने लिखा, स्टडी किया, और बाय लक ऐसा रहा कि वो 7 कैरेक्टर पिजियम सटाइवन के 7 क्रोमोसोम पर होते हैं और क्रोमोसोम की संख्या भी 7 ही होती है। उनका लक बड़ा अच्छा था, जिनके जिनके कारण ये स्टडी की गई और इसके कारण उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ और उनका नाम आज भी चल रहा है। तो हम आगे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है जिसको कहते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और शायद इस लेक्चर में हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि पूरे जो दिख रहे हैं आपको, है ना, लाइन लाइन से, ये सारे कैरेक्टर हमको पढ़ने हैं, आपकी बुक में भी है, इसको हम कल समझेंगे। तो तब तक के आप स्टडी करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।